हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हमारी जो प्लेटो वाली सीरीज चल रही है, प्लेटो वाली सीरीज में हम आज पढ़ेंगे दार्शनिक शासक को। ठीक है, कल हमने इनका साम्यवाद का सिद्धांत कवर किया था, आज हम कवर करते हैं दार्शनिक शासक की अवधारणा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये दार्शनिक शासक है, दार्शनिक शासक का जो प्लेटो ने सिद्धांत दिया था, उसके प्रेरणा स्रोत क्या क्या थे। ठीक है, प्लेटो ने किन जगहों से प्रेरणा लेकर इस शासक की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की थी, दार्शनिक शासक की अवधारणा। तो जो प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा स्रोतों में सबसे पहले हमें पता है कहाँ, स्पार्टा की जो शासन प्रणाली थी, स्पार्टा की जो प्रणाली थी उससे प्रभावित थे प्लेटो। सेकंड, तत्कालीन जो एथेंस था, उस समय एथेंस में जो राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता फैली हुई थी उसे प्लेटो समाप्त करना चाहते थे। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो एथेंस है, एथेंस में जब प्रजातांत्रिक प्रणाली आई थी तो उस समय जो सुकरात है, सुकरात को उन्होंने मृत्युदंड दे दिया था, इसका भी प्रभाव प्लेटो पर पड़ा था। दूसरा, उनका मानना यह था कि जो राजनीति है, राजनीति को चलाने के लिए जो राजनीति में विशेषज्ञ लोग हैं उन लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप ऐसे ही लोगों को भरे जा रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो उनमें शासन चलाने की योग्यता है या नहीं है, आप इस चीज से कोई मतलब नहीं रख रहे हो। जबकि जो राजनीति है, राजनीति चलाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है जो कि इस विषय में विशेषज्ञ हो। तो ये थे दार्शनिक शासक की जो उनकी अवधारणा थी, उसके प्रेरणा स्रोत क्या क्या थे। अब आगे हम देख लेते हैं अवधारणा। ठीक है, उन्होंने अवधारणा क्या दी थी इस बारे में। जो प्लेटो है, प्लेटो का मानना था कि जो आदर्श राज्य है उसे चलाने के लिए, आदर्श राज्य को चलाने के लिए शक्तिशाली शासकों की आवश्यकता होगी। फिर उन्होंने कहा था कि जो राज्य है, राज्य का आदर्श रूप तभी प्राप्त होगा जब जो शासन है वो कुशल, योग्य, ज्ञानी और स्वार्थहीन लोगों के हाथ में होगा। ठीक है, दार्शनिक शासक की अवधारणा से उनका मतलब था कि देखिए, जो आदर्श राज्य है, जो उन्होंने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में उनका कहना था कि जो मैंने ये व्यवस्था दी है आदर्श राज्य की, आदर्श राज्य को चलाने के लिए शक्तिशाली शासक आवश्यक है। दूसरा, राज्य का आदर्श रूप तभी प्राप्त होगा जब जो शासन है, शासन कुशल और योग्य लोगों के हाथ में होगा, ये आदर्श राज्य तभी प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, ये लोग ज्ञानी भी होंगे और ये स्वार्थहीन भी होंगे, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होगा शासन कार्यों में, तभी आदर्श राज्य प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये थी मुख्य अवधारणा उनके दार्शनिक शासन से संबंधित। दार्शनिक शासन से संबंधित उन्होंने आधार क्या क्या रखे थे, क्या आधार बताए थे कि इन आधारों पर दार्शनिक शासन बनेगा। ठीक है, ये वो आधार क्या थे, आधार देख लेते हैं। इन्होंने दो आधार बताए थे। दो आधार कौन कौन से? नंबर पहला तो सद्गुणी ज्ञान है और दूसरा है आत्मा त्रिगुणी है। आत्मा त्रिगुणी है। तो देखिए, जो उन्होंने कहा था सद्गुण ही ज्ञान है, पहले ये आधार देख लेते हैं। ये उन्होंने क्यों कहा था, दार्शनिक शासन की अवधारणा का आधार इसे क्यों बताया था कि जो ज्ञान है वो केवल तथ्यों की जानकारी इकट्ठा रखना नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे सत्य को जानना, उसमें पूर्ण आस्था रखना, ये क्या है, ये ज्ञान है। फिर जो सत्य है, जो सत्य है, सत्य का ज्ञान कहाँ से आता है? विवेक से आता है। और जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सत्य का ज्ञान होगा वो स्वयं भी न्याय करेगा और राज्य में भी न्याय स्थापित करेगा। फिर दूसरा जो आत्मा त्रिगुणी है, इसे हम एक ही साथ में समझ लेंगे फिर। ठीक है, जो आत्मा त्रिगुणी है इसके बारे में उनका क्या कहना था? आत्मा के जो तीन गुण है कौन कौन से हैं? नंबर एक, क्षुधा या तृष्णा, ये अविवेकी इच्छा, जो साहस है, वो मानव पुरुषार्थ, अभिलाषा और प्रतिस्पर्धा का स्रोत है। थर्ड, जो विवेक है, ये ज्ञान प्राप्ति और प्रेम मार्ग का साधन है। और ये तीनों ही जो राज्य हैं, राज्य के किन किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये उत्पादक का, ये सैनिक वर्ग का और ये शासक वर्ग का। अब देखिए, उन्होंने दार्शनिक शासक की जो अवधारणा है इसके लिए कितने आधार बताए हैं? दो आधार बताए हैं। एक तो बताया सद्गुणी ज्ञान है और दूसरा है आत्मा त्रिगुणी। सबसे पहले हम देख लेते हैं सद्गुण ही ज्ञान है। इसके बारे में उनका कहना था कि जो ज्ञान है वो केवल तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, कि आप केवल तथ्य मत देखते जाइए, आप केवल सिर्फ ये मत इकट्ठा कीजिए कि तथ्य क्या है, बल्कि उन तथ्यों के पीछे जो छुपा हुआ सत्य है, ठीक, वो तथ्य जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, उन तथ्यों के पीछे छुपा हुआ सत्य क्या है, उस सत्य को आप जानने की कोशिश करें। और जब उसे आप जानने की कोशिश करेंगे, जब आप उस सत्य को जान जाएंगे, तो उसमें जब आप पूर्ण आस्था रखने लगेंगे, वही ज्ञान होगा। ठीक है,
दूसरा इनका कहना था कि देखिए, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, सत्य का ज्ञान आपको हो जाएगा, जो सत्य है, सत्य का जो ज्ञान है वो क्या है, वो विवेक है, सत्य का ज्ञान विवेक है। तो जब विवेक के आधार पर कोई व्यक्ति राजा बनेगा तो वो क्या करेगा, वो स्वयं भी न्याय करेगा और राज्य में भी न्याय स्थापित करेगा। एक तो ये आधार हो गया। दूसरा आधार क्या है, आत्मा त्रिगुणी है। मैंने आपको बताया था कि आत्मा के जो 3 गुण वाला संबंध है, ये इसका पूरे ही सारे दार्शनिक आधारों में ये इसके पूरे दर्शन में चलना है। इसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, जो हमारी आत्मा है उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं, सुधा, तृष्णा, सुधा या तृष्णा, साहस और विवेक। ठीक, सुधा किसका नेतृत्व करती है, अविवेक की इच्छा या वासनात्मक प्रवृत्ति का। ठीक है, साहस जो है वो मानव के पुरुषार्थ का प्रतीक है, प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है साहस। और जो विवेक है वो ज्ञान प्राप्ति और प्रेम मार्ग का साधन है। अब जिस तरीके से ये आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, उसी तरह राज्य में भी 3 तत्व पाए जाएंगे। राज्य में जो सुधा या तृष्णा है, सुधा या तृष्णा, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा उत्पादक तत्व। ठीक है, फिर साहस को सैनिक वर्ग और विवेक को शासक वर्ग। ठीक है, अब उनका कहना था कि देखिए, जो राज्य और समाज है, इन दोनों की एक चेतना है। ठीक है, इस चेतना के परिणाम स्वरूप जो ये तीनों तत्व हैं, वो राज्य के भी तीनों तत्व और जो मनुष्य के भी तीनों तत्व हैं, ये आपस में सामंजस्य बनाकर काम करे। इससे क्या होगा, इससे आदर्श राज्य की स्थापना होगी। और जब आदर्श राज्य की स्थापना होगी तो वहां प्रशासन की जरूरत होगी। ठीक है, प्रशासन करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए होगा। तो प्रशासन में जो सबसे ज्यादा महत्व होता है वो किसका होता है, वो विवेक का होता है। ठीक है, विवेक का प्रशासन में सबसे ज्यादा महत्व होता है। और जब विवेक का प्रशासन में सबसे ज्यादा महत्व होता है तो विवेक किसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, शासक वर्ग को। ठीक है, या दार्शनिक वर्ग को। तो ये जो विवेक है, ये विवेक कैसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, दार्शनिक व्यक्ति को, जो कि व्यक्ति दार्शनिक होगा। तो इसका मतलब है कि जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य में जो शासक वर्ग वो दार्शनिक वर्ग से होगा, दार्शनिक वर्ग शासक बनेगा। ठीक है, ये आधार बताए थे इन्होंने अपने दार्शनिक शासक की अवधारणा के बारे में। अब देख लेते हैं दार्शनिक शासक के इन्होंने गुण क्या क्या बताए हैं। तो देखिए, जो प्लेटो है, प्लेटो ने अपने सिद्धांत में जो दार्शनिक शासक है, दार्शनिक शासक के गुण क्या क्या बताए थे वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने बताया था कि उसे विवेकशील होना चाहिए, क्योंकि विवेक को ही उन्होंने दार्शनिक शासन का आधार माना है। तो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख गुण है दार्शनिक शासक का, वो क्या है, विवेकशील होना चाहिए। विवेकशील कैसे हो कि वो हमेशा ज्ञान के मार्ग पर चले। ठीक है, दूसरा सत्य प्रेमी होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, सत्य उसके आचरण में होना चाहिए। ठीक है, सत्य ही, क्योंकि दार्शनिक शासक के बनने का जो आधार है वो सत्य ही है, तो उसे सत्य प्रेमी भी होना चाहिए। आत्मनियंत्रक होना चाहिए, अपनी आत्मा पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा से पूरे कार्यों की ओर या गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त करे और वो अपनी आत्मा के वश में आकर, गलत प्रवृत्तियों के वश में आकर शासन कार्यों का संचालन करने लगे। अपनी आत्मा पर उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। निस्वार्थता, उसे निस्वार्थ भाव से शासन करना होगा, क्योंकि देखिए इसीलिए जो प्लेटो है, प्लेटो ने जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार को उचित नहीं माना था। ठीक है, इसलिए उन्होंने संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात कही थी कि अगर स्वार्थ होगा दार्शनिक शासक के मन में तो वो अपना जो शासन कार्य है उसे बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा। फिर शांत भाव वाला व्यक्ति होना चाहिए, ज्यादा उछल कूद वाला, ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए। ठीक है, और सज्जनता और सामाजिकता का गुण उसके अंदर होना चाहिए। ये तो हमने देख लिया दार्शनिक शासक के गुण। अब इसके साथ हम विशेषताएं भी देख लेते हैं, इसके बाद हम ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है कि ये सब स्किप कर दिए। विशेषताओं के बाद हम यहाँ से फिर एक एक चीज देखना शुरू कर देंगे। विशेषताएं हम किस रूप में देख रहे हैं, उनके दार्शनिक सिद्धांत के रूप में, शासक के रूप में नहीं देख रहे हैं। जो दार्शनिक सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत के रूप में हम उनकी विशेषताएं देख रहे हैं। तो देखिए, इनका जो सिद्धांत है दार्शनिक शासक का, इसमें जो शासक है वो उच्च प्रशिक्षण की उपज है। उच्च प्रशिक्षण की उपज क्यों है, क्योंकि व्यक्ति को जन्म से लेकर 50 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करनी है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है, उसके बाद में वो दार्शनिक शासक बनेगा। इसलिए वो क्या है, वो उच्च प्रशिक्षण की उपज है। दूसरा, प्रजातंत्र विरोधी है। ठीक है, प्लेटो का हमें पता है, प्लेटो प्रजातंत्र विरोधी था। क्यों विरोधी था, क्योंकि उसने प्रजातंत्र का अपने समय में एक बहुत कुरूप रूप देखा था, जिसमें कि सुकरात को, प्रजातंत्र के जो राजा थे, जो प्रजातंत्र के समर्थक थे, उन समर्थकों ने सुकरात को जहर पिला दिया था। इसी वजह से प्रजातंत्र का वो विरोधी था।
सद्गुणों पर आधारित है। इस सिद्धांत में भी उन्होंने जो सद्गुण है, सद्गुणों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि जो दार्शनिक शासक है, दार्शनिक शासक सद्गुणों के आधार पर बनना चाहिए। उसके बाद निस्वार्थ भाव से शासन, हमने यहाँ भी देखा है कि वो संपत्ति या निजी परिवार के चंगुल में नहीं फंसेगा, बल्कि निस्वार्थ भाव से शासन करेगा, मेरे तेरे का भाव उसके अंदर नहीं होगा। फिर अभिजन वर्ग का ये सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि दार्शनिक उसने केवल किन वर्गों में बात कही है दार्शनिक वर्ग की? केवल सैनिक वर्ग या शासक वर्ग। ठीक है, शासक या सैनिक वर्ग को इस वर्ग में उन्होंने इस सिद्धांत, शासक और सैनिक वर्ग को उन्होंने इस सिद्धांत में शामिल किया है। इसलिए ये सिद्धांत किससे संबंधित है? अभिजन वर्ग से संबंधित है। फिर जो शासक है यहाँ पर, यह शासक संपूर्ण शक्ति का केंद्र होता है इनके सिद्धांत में, और वो शासक जो है, वो शासक उत्तम ज्ञान के आधार पर शासक बना है, इसलिए उस पर जनता द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उत्तम ज्ञान के आधार पर क्योंकि वो शासक बना है, इसलिए जनता का उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब देखिए हमने क्या देख लिए हैं? प्रेरणा स्रोत देख लिए, अवधारणा देख लिए, आधार देख लिए, दार्शनिक शासक के गुण देख लिए हैं और विशेषताएं देख लिए। अब जो बाकी चीजें रह गई है वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दार्शनिक शब्द को नवीन अर्थ की, जो प्लेटो है, प्लेटो ने दार्शनिक शब्द को एक नया अर्थ दिया है। जो प्लेटो से पहले की पूर्व मान्यता थी या जो सामान्य मान्यता है, सामान्य मान्यता में दार्शनिक किस व्यक्ति को माना जाता है? जिसमें कोई विशेष प्रकार का गुण हो, ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा? ऐसा व्यक्ति दार्शनिक माना जाएगा। ठीक है, जो आधुनिक मान्यता भी है और पूर्व मान्यता भी है, सामान्य मान्यता जो है। लेकिन जो प्लेटो है, प्लेटो ने दार्शनिक किस व्यक्ति को माना है? जो सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, उनका जो दार्शनिक है, उनका दार्शनिक उस सभी गुणों से संपन्न है, उसमें कोई भी अवगुण नहीं है। दूसरा, प्लेटो ने दर्शन का कार्य बताया है। दर्शन का क्या कार्य क्या होगा? व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने जो दर्शन है, दर्शन का कार्य बताया था कि व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, इस तरीके से हम देख लेते हैं कि उन्होंने जो दार्शनिक शब्द है, दार्शनिक शब्द को एक नया अर्थ दिया था। उनका कहना था कि देखिए, जो प्लेटो से पहले जो सामान्य अर्थ होता था, या वर्तमान समय में भी हम जो सामान्य अर्थ लेते हैं दर्शन से, दार्शनिक से, तो उससे हमारा अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति है जिसमें कुछ विशेष गुण है, उसे हम दार्शनिक मान लेते हैं। लेकिन प्लेटो ने एक ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक कहा है जिसमें कि विवेक ज्यादा है, जो कि सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को उसने दार्शनिक कहा है। और फिर दर्शन का उसने कार्य भी बताया था कि दर्शन का कार्य व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से है। कि जो दर्शन है, दर्शन व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर करेगा। ये हो गया उनका दार्शनिक शब्द का नया अर्थ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दार्शनिक शासक की शिक्षा। दार्शनिक शासक की शिक्षा, हमने जो उनकी शिक्षा प्रणाली देखी थी वो कैसे देखी थी? कल देखी थी। 3 तरह की शिक्षा हमने देखी थी। 3 नहीं, 4 तरह की। सबसे पहले तो कौन सी होगी? जो 20 वर्ष तक की शिक्षा होगी, 20 वर्ष की आयु तक। ठीक है, इसमें व्यक्ति को किस चीज की शिक्षा दी जाएगी? व्यायाम और संगीत की शिक्षा। इसका उद्देश्य क्या होगा? व्यक्ति के शरीर और मन का विकास। दूसरी होगी 20 से 30 वर्ष की आयु में जो शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसमें कैसी शिक्षा दी जाएगी? वैज्ञानिक शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होगा? व्यक्ति में विवेक का विकास और आत्मा को सत्य की ओर ले जाना। तीसरा है 30 से लेकर 35 वर्ष तक की शिक्षा। ठीक है, ये कैसी? ये द्वंद्वात्मक शिक्षा है और इसको इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा बताया है। ठीक है, द्वंद्वात्मक शिक्षा। इस शिक्षा से व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा। फिर 4th आती है 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की शिक्षा। ठीक है, ये 15 वर्षों तक दी जाएगी, ये 15 वर्षों तक ली जाएगी। और इस शिक्षा में व्यक्ति को क्या करना है? जो उसने ये सारी शिक्षाएं ली है, तीनों शिक्षाएं, इन तीनों शिक्षाओं को लेकर व्यक्ति को सांसारिक शिक्षा प्राप्त करनी है और उसे जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान को व्यवहारिक रूप देना है। ये क्यों देना है उसे ज्ञान को व्यवहारिक रूप? ताकि जब वो शासक बने तो शासक बनने पर वो पथभ्रष्ट ना हो। ठीक है, ये थी दार्शनिक शासक की शिक्षाएं। कितनी प्रकार की उसने शिक्षाएं बताई है? मूल रूप से इसने 3 प्रकार की शिक्षा बताई है, लेकिन ये चौथी भी इसमें शामिल की जा सकती है। 20 वर्ष की आयु तक व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाती है, जिसमें व्यक्ति के शरीर और मन का विकास किया जाएगा। ठीक है, 20 से 30 वर्ष तक वैज्ञानिक शिक्षा दी जाएगी, जिसमें कि व्यक्ति के विवेक का विकास होगा और जो आत्मा है, आत्मा को सत्य की ओर ले जाया जाएगा। ठीक है, 30 से 35 वर्ष तक द्वंद्वात्मक शिक्षा दी जाएगी। इसका
इसका जो उद्देश्य होगा, इसका उद्देश्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना होगा। फिर जो 35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी, ये 15 वर्षों तक दी जाएगी, ठीक है। और इसमें जो सांसारिक शिक्षा है, सांसारिक शिक्षा की प्राप्ति की जाएगी। जो ये तीनों प्रकार की शिक्षा है, इन तीनों प्रकार की शिक्षाओं से जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप दिया जाएगा, ठीक है। ये शिक्षा क्यों प्राप्त करनी जरूरी है? ताकि जब व्यक्ति शासक बने तो शासक बनने पर वो पथभ्रष्ट ना हो, अपने जो मूल उद्देश्य है शासक बनने के उनसे हटे ना, ठीक है। फिर देख लेते हैं कर्तव्य, बंधन या सीमाएं दार्शनिक शासक पर क्या क्या है। सबसे पहला जो दार्शनिक शासन पर उन्होंने कर्तव्य निर्धारित किया था वो था कि जो राजा है, जो शासक है, वो राज्य में ना तो धन अधिक जाने दे और ना ही राज्य में धन की कमी होने दे, ठीक। इसका उसने कारण बताया था। क्या कारण बताया था कि देखिए, अगर अधिक धन राज्य में होगा तो जो राज्य के नागरिक है वो आलसी बनेंगे, विलासिता को प्रोत्साहन देंगे, ठीक है, और उनमें गुटबंदी होने की संभावना रहेगी। अगर धन कम होगा तो इससे सामाजिक बुराइयां जैसे चोरी, ठीक है, चोरी, लूटपाट, इस तरह की जो बुराइयां हैं, इस तरह की बुराइयां उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। इसीलिए शासक का ये कर्तव्य है कि शासक जो राज्य है, राज्य में ना तो अधिक धन होने दे और ना ही धन की कमी होने दे। दूसरा, जो आदर्श राज्य हैं उनके जो सिद्धांत है, ठीक है, आदर्श राज्य के जो कि मैंने सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों में जहां तक हो सके परिवर्तन न किया जाए, ठीक है, परिवर्तन ना किया जाए। फिर थर्ड, जो राज्य है, राज्य का ज्यादा विस्तार ना किया जाए, राज्य का विस्तार केवल इतना रखा जाए जिससे कि राज्य में एकता बनी रहे, ठीक है, और राज्य में आत्मनिर्भरता बनी रहे। राज्य से मतलब है यहाँ क्षेत्रफल से। फिर एक प्रमुख कर्तव्य क्या है कि वो राज्य में न्याय प्रणाली का पालन कराए। जो शिक्षा प्रणाली की मैंने दी है, प्लेटो ने जो शिक्षा प्रणाली दी है, उस शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन ना कराए। उसने कहा था कि जो त्रुटिपूर्ण शिक्षा है वो सभी बुराइयों की जड़ है, ठीक है। ये निर्धारित किए थे कर्तव्य, किसने? प्लेटो ने, दार्शनिक शासक के। इन्हें हम बंधन भी बोल सकते हैं कि क्या बंधन निर्धारित किए थे, सीमाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली सीमा या सबसे पहला कर्तव्य क्या था कि जो राजा है, राजा अपने राज्य में ना तो अधिक धन का संचय होने दे और ना ही धन की कमी होने दे। अगर राज्य में अधिक धन होगा तो राज्य के जो नागरिक है वो आलसी होंगे, विलासितापूर्ण होंगे और गुटबंदी की संभावना रहेगी। अगर राज्य में धन कम होगा तो सामाजिक बुराइयां पनपने की संभावना ज्यादा रहेगी। फिर आदर्श राज्य के सिद्धांत को जहां तक हो सके संभावित सीमा तक परिवर्तन ना किया जाए। फिर थर्ड है, राज्य का विस्तार केवल इतना किया जाए जहां तक कि राज्य के जो सभी नागरिक है वो एकता और आत्मनिर्भरता का जीवन जी सके, ठीक है, अधिक विस्तार ना किया जाए। शासक न्याय प्रणाली का पालन कराए और जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन ना कराए, क्योंकि जो त्रुटिपूर्ण शिक्षा होती है वो शिक्षा सभी बुराइयों की जड़ होती है। तो ये देख लिए हमने सीमाएं। अब हम देख लेते हैं इनके दार्शनिक शासक सिद्धांत की आलोचनाएं। आलोचना में सबसे पहले हम देख सकते हैं निरंकुश शासक, कि आपने जो सभी शक्तियां शासक में केंद्रित कर दी है और आपने उसे क्या बना दिया, आपने उसे निरंकुश शासक बना दिया है। दूसरा, कर्तव्यों तक सीमित, अधिकारों की कोई बात नहीं, अधिकार नहीं दिए, ठीक है। दूसरा, इसका क्या, इसके किस आधार पर आलोचना की जाती है कि आपने जो दार्शनिक शासक है उसके कर्तव्य तो आपने सारे बता दिए, उसे क्या क्या कर्तव्य करने हैं, लेकिन उसके अधिकार क्या है ये आपने नहीं बताया है, इस आधार पर आलोचना होती है। थर्ड, कि आपने कानून और जनमत इन दोनों की अवहेलना की है, ठीक है। आपने अपने दार्शनिक शासक के सिद्धांत में कहीं भी कानून के बारे में नहीं बताया, कहीं भी जनमत के बारे में नहीं बताया है। फिर दर्शन का शासन, ये केवल कल्पना है, ये आदर्श राज्य में लागू नहीं किया जा सकता, ये केवल एक कल्पना है, ठीक है। तो देखिए, इन आधारों पर जो दार्शनिक शासक की उनकी अवधारणा थी उसकी आलोचना की जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो दार्शनिक शासक की इनकी अवधारणा है वो पूरी तरीके से बेकार है, उस शासक की अवधारणा का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वर्तमान समय में इनकी जो दार्शनिक शासक की अवधारणा है उसका महत्व इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग का सद्गुणी होना आवश्यक है, जो कि वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हो गया दार्शनिक शासक की अवधारणा। अब देख लेते हैं कि जो इनकी दूसरी पुस्तक है एक स्टेट्समैन में इन्होंने कौन कौन से राजनीतिक विचार दिए हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इस पुस्तक की जो रचना हुई है वो रिपब्लिक के बाद हुई है, ये आपको याद रखना है, रिपब्लिक के बाद। इसका दूसरा नाम है पॉलिटिक्स। फिर इसका रचना काल जो है
रचना काल इनका 367 से 361 ईसा पूर्व का माना जाता है। और ये जो रचना काल है ये माना जाता है कि इस समय जो प्लेटो है, प्लेटो डायनोसिस द्वितीय के साथ कार्य कर रहा था, ठीक है, द्वितीय के साथ विधि संबंधी कानूनों का निर्माण कर रहा था। इस पुस्तक में इन्होंने कानून पर एक नया दृष्टिकोण दिया है। जो रिपब्लिक में इन्होंने आदर्शवाद को बढ़ावा दिया था, यहाँ पर इन्होंने व्यवहारिक और आदर्शवादी कानून को नया दृष्टिकोण दिया था, ठीक है, और उसको व्यवहारिक और आदर्शवादी रूप देने का प्रयास किया था। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को ये भी कहा जाता है कि जो रिपब्लिक है और जो लॉज है, इन दोनों में, जो रिपब्लिक में प्लेटो ने सिद्धांत दिए हैं, जो लॉज में उन्होंने सिद्धांत दिए, क्योंकि लॉज और रिपब्लिक दोनों में उनके बहुत सारे सिद्धांतों में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। उन्होंने लॉज में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है जो रिपब्लिक में व्यवहारिक नहीं है, लेकिन वहां पर उन्हें व्यवहारिक बनाने की कोशिश की है। तो इन दोनों के बीच का जो संक्रमण है, वो संक्रमण किसे माना जाता है? वो संक्रमण माना जाता है स्टेट्समैन को। इसमें इन्होंने राजनीति और राजनीति विज्ञान की भूमिका पर अपने विचार दिए। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया रचना, अन्य नाम और रचना काल से संबंधित प्रमुख वर्णन। अब हम देख लेते हैं इन्होंने जो प्रमुख विचार है इसमें वो क्या क्या दिए हैं। ठीक है, दो प्रमुख विचार देखेंगे हम, एक तो सरकारों का वर्गीकरण, दूसरा जनसंख्या का वर्गीकरण। सरकारों का वर्गीकरण, सरकारों के वर्गीकरण का सिद्धांत देते हुए इन्होंने इनकी क्या मान्यता थी कि देखिए, जो शासक है, शासक के जो कर्तव्य हैं वो केवल प्रशासन का संचालन करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे लोग न्याय के आदर्श मानदंड अपना सके। इसमें इन्होंने माना कि जो आदर्श शासक है उसके लिए कानून आवश्यक है। और इसका कारण क्या है कि जो कानून है वो व्यवहारिक ज्ञान देते हैं और भूतकाल के संकलन के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। सरकारों के वर्गीकरण जब इन्होंने किया तो सरकारों के वर्गीकरण के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण करने के लिए इनकी मान्यता क्या थी कि जो शासक है, शासक का कर्तव्य केवल प्रशासनिक कार्यों का संचालन नहीं है, कि वो केवल प्रशासनिक कार्यों का संचालन ही नहीं करे, बल्कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे लोग न्याय के आदर्श मानदंड अपना सके, ठीक है, जिससे लोगों को न्याय की प्राप्ति हो सके। दूसरा, शासक वर्ग के लिए उन्होंने, यहाँ पर रिपब्लिक में उन्होंने कहा था कि जो शासक वर्ग है उसके लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि जो आदर्श शासक है उसके लिए कानून आवश्यक है, क्योंकि जो कानून है, कानून एक तो व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, दूसरा भूतकाल में क्या अनुभव शासकों को हुए हैं, किन अनुभवों का उन्होंने सामना किया है, उसके संकलन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने जो सरकार है, सरकारों का कानून और उसकी आवश्यकता के आधार पर 6 प्रकार की सरकारों का वर्णन किया है। कौन कौन सी 6 प्रकार की? सबसे पहले तो एक शासन का जो संचालन करने वाली सरकार है उसमें उन्होंने नंबर 1 पर रखा है राजतंत्र और 2 पर निरंकुश शासन। दूसरा, कुछ व्यक्तियों का शासन, इसमें उसने रखा है तीसरे नंबर पर कुलीन तंत्र को, और 4th पे रखा है धनिक तंत्र को। फिर तीसरे नंबर पर अनेक व्यक्तियों का शासन, तो यहाँ 5th नंबर पे उन्होंने रखा है उदार लोकतंत्र, और 6 नंबर पे रखा है भीड़ तंत्र को। इस तरीके से उन्होंने सरकारों का वर्गीकरण किया है कि देखिए, जो एक व्यक्ति है, जहां एक व्यक्ति शासन का संचालन करेगा वहां राजतंत्र होगा। ठीक है, राजतंत्र हमें पता है कि क्या है। राजतंत्र में जो एक राजा है वंशानुगत आधार पर वो शासन करता है। ठीक है, जो शासन कार्य करेगा उसमें वो अपने जो दरबारी है, दरबारियों की सलाह भी लेगा। उसके बाद जो निरंकुश शासक है, दूसरा रूप इसी का ही, एक शासक के संचालन का दूसरा रूप है निरंकुश रूप, कि उसमें एक ही व्यक्ति शासन करेगा और वो किसी की दूसरे की सलाह के आधार पर शासन नहीं करेगा, जो वो कहेगा वही कार्य राज्य में होंगे। ठीक है, वो निरंकुश रूप से शासन करेगा, और उसने इसे सबसे खराब प्रथा बताया था। कुछ व्यक्तियों का शासन होगा, कुछ व्यक्तियों के शासन में कुलीन तंत्र शामिल होगा कि कुछ लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर कुछ लोग शासन करेंगे। धनिक तंत्र क्या बन जाएगा कि जब कुलीन तंत्र के लोग होंगे उनका उद्देश्य केवल धन कमाना रह जाएगा, तो ये धनिक तंत्र बन जाएगा। ठीक है, 3rd पे उसने रखा है अनेक का शासन। अनेक के शासन में उसने उदार लोकतंत्र को महत्व दिया है, और फिर 6 नंबर पे उसने भीड़ तंत्र को महत्व दिया है। ठीक, भीड़ तंत्र को उसने कहा है कि जब कानून है अपनी मर्यादा समाप्त कर दे तो लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता हो जाती है, और जब लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता होती है तो वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। ये था सरकारों का वर्गीकरण। अब देख लेते हैं उन्होंने जो जनसंख्या का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया है। जनसंख्या का वर्गीकरण इन्होंने कार्य आधार पर किया है, और इसके 4 भाग बताए हैं। 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहले तो इसने बताया शासक वर्ग।
ठीक है। शासक वर्ग में उसने कहा है कि इसमें जो दार्शनिक शासक है वो शामिल होगा, शासक के साथ साथ जो सेनापति है ये तो मुख्य होगा। ठीक है, शासक वर्ग में जो शासक है वो तो मुख्य होगा, उसके साथ साथ शासन कार्यों का संचालन करने में सेनापति, न्यायाधीश, ये लोग उसकी सहायता करेंगे, सहायक होंगे ये शासक के। इसमें जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग को उसने शाही बुनकर की उपाधि दी है। ठीक है, शाही बुनकर कहा है उसने, क्यों कहा है? क्योंकि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग अपनी बुद्धि से सही और गलत का फैसला लेता है, इसलिए उसने क्या कहा है? शासक वर्ग को शाही बुनकर कहा है। दूसरा आ जाता है प्रशासक वर्ग। प्रशासक वर्ग में संदेशवाहक, दुभाषीय, लिपिक, इस तरह के जो कर्मचारी है ये कर्मचारी शामिल होंगे। और इनका जो कार्य होगा, इनका कार्य क्या होगा कि ये जो शासक की नीतियां हैं, शासक की नीतियों को धरातल स्तर पर लागू करे। ठीक है, कि जो शासक है, शासक की नीतियों को प्रशासक वर्ग धरातल स्तर पर लागू करेगा। थर्ड आ जाता है परीक्षक वर्ग। ये कैसा वर्ग है? जो समाज का उत्कृष्ट वर्ग है, वृद्ध वर्ग है, सच्चा और ईमानदार वर्ग है। आधुनिक युग में इनका कार्य किस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे लोकपाल होता है, लोकपाल होते हैं, या फिर नियंत्रक और माल्य का परीक्षक होते हैं, जिसे कैग कहा जाता है, कैग होते हैं। इस तरह की अवधारणा उनकी थी परीक्षक वर्ग से संबंधित। और इनका जो कार्य था, इनका कार्य था शासन में शुद्धता बनाए रखना। फिर फोर्थ नंबर पे उसने बताए थे कि जो भी इन तीनों वर्गों में शामिल नहीं है वो इस फोर्थ वर्ग में शामिल होगा। इससे हम क्या मान सकते हैं कि जितना भी उत्पादक जो वर्ग था, उत्पादक वर्ग उसने पूरा किस में रखा था? फोर्थ वर्ग में रखा था। तो ये था उनका जनसंख्या वर्गीकरण जो उन्होंने स्टेट्समैन में दिया था। तो देखिए, आज हमने प्लेटो के दो सिद्धांत महत्वपूर्ण पढ़ लिए हैं। एक तो स्टेट्समैन में उसने राजनीतिक विचार क्या दिए थे वो हमने देखा, और दूसरा हमने देखा दार्शनिक शासक की अवधारणा। ठीक है, अब हमारे पास प्लेटो के मुख्य दो चीजें और रह जाती हैं, दो सिद्धांत और रह जाते हैं। एक तो प्लेटो फासीवादी के रूप में थे या नहीं ये हमें देखना है, और दूसरा एक लोज को हमने देखना है। लोज एक, तो कल जो हमारा प्लेटो समाप्त हो जाएगा। प्लेटो के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा अरस्तु। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।